पहला दुर्ग हम प्रारंभ कर रहे हैं, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है उस पर सिरोही जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सिरोही। और सिरोही जिले में जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम क्या है? अचलगढ़ है। और इस पहाड़ी की ऊंचाई है 1380 मीटर। कितनी है? लगभग 1380 मीटर। इस किले का मूल निर्माण किसी जमाने में परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। कौन से वंश के राजाओं ने करवाया? परमार वंश के राजाओं ने करवाया। पहाड़ी पर है, इसका मतलब दुर्ग कैसा हो गया? गिरि दुर्ग हो गया। कैसा दुर्ग हो गया? अब परमार वंश के राजाओं ने बनाया है। किस राजा ने बनाया है इसका स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि शायद धारावर्ष ने बनवाया है। क्यों? क्योंकि इस किले में जिस परमार राजा के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं वो कौन है? धारावर्ष, जो तीर चलाने में बड़ा माहिर हुआ करता था। तो उस धारावर्ष की यहाँ प्रतिमा मिली है। उसके आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि धारावर्ष ने जो है इसका निर्माण करवाया था प्रारंभ में। परमारों ने राज किया था आबू के क्षेत्र में। परमारों ने राज्य किया था उज्जैन के क्षेत्र में, जिसे धार नगरी कहते हैं। कहा भी जाता है कि पृथ्वी पवारा तणी और पृथ्वी तणे पवार, पृथ्वी पवारा तणी और पृथ्वी तणे पवार, एके गढ़ आबू बेसणु और दूजो उज्जैनी धार। यानी एक तो इनका आबू के गढ़ पर शासन था जो सिरोही में है, जिसे अचलगढ़ कहते हैं, और दूसरा इनका धार प्रदेश जो उज्जैन के पास का है उसके ऊपर इनका राज हुआ करता था। उसमें भी काफी बड़े बड़े राजा हैं, मुंज परमार हैं, भोज परमार हैं। तो यहां परमारों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और संभवतः धारावर्ष ने इसका निर्माण करवाया होगा। फिर मेवाड़ के सिसोदिया वंश में, कौन से वंश में? मेवाड़ के सिसोदिया वंश में। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में एक महान शासक वे थे जिन्हें महाराणा कुंभा कहा जाता है। महाराणा कुंभा काफी शक्तिशाली शासक हुए महाराणा कुंभा। 1433 से लगाकर 68 तक इनका शासनकाल रहा है। क्या से कहां तक? 1433 से 68 तक कुंभा का क्या रहा है? शासनकाल रहा है। महाराणा कुंभा ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए मेवाड़ रियासत की सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए सीमाओं पर बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया। इस बात का प्रमाण मिलता है, एक ग्रंथ है वीर विनोद। कौन सा है? वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ, जिसके रचनाकार कौन थे? श्यामल दास। कौन थे? श्यामल दास। और श्यामल दास मूल रूप से ढोलकिया गांव भीलवाड़ा में जन्मे थे। वीर विनोद ग्रंथ में श्यामल दास ने कहा कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है। कितने दुर्ग है? 84। उनमें से 32 दुर्ग केवल किसने बनाए? अकेले महाराणा कुंभा ने बनाए। ये कौन कहते हैं? श्यामल दास। कौन से ग्रंथ में? वीर विनोद में। श्यामल दास का जन्म कहाँ हुआ था? ढोलकिया गांव भीलवाड़ा के अंदर। और 24 साल जो है इन्होंने मेहनत करके मेवाड़ का विस्तृत इतिहास लिखा था। और इस पुस्तक के
लेखन में सहयोग किया था इनके शिष्य डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, जो रोहिड़ा गांव सिरोही के हैं, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है प्राचीन लिपि माला ग्रंथ के कारण। और श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद लिखा था, इन्हें के आपके भारत केसरी की उपाधि या केसर ए हिंद की उपाधि भी इनको दी गई। चलिए लिखे पहला, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। श्रेणी लिखे गिरिदुर्ग, पहाड़ी की हाइट लिखे 1380 मीटर। अचलगढ़ पहाड़ी की हाइट कितनी है? 1380 मीटर। लिख दिया। मूल श्रेणी लिखे गिरिदुर्ग, पहाड़ी की हाइट लिखे 1380 मीटर। मूल निर्माता लिखे परमार राजवंश, परमार राजवंश। ब्रैकेट में लिख दो संभवत राजा धारा वर्ष, संभवत राजा धारा वर्ष। लिख दिया क्या? अब लिख दो पुनर्निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। और कब शुरू किया था? 1452 में। 1452 के अंदर इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किया। अब कुंभा ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार क्यों करवाया, इसके पीछे कारण था। कुंभा का पहला बड़ा दुश्मन मालवा राज्य, दूसरा बड़ा दुश्मन गुजरात राज्य और तीसरा कौन सा था? नागौर। तो गुजरात के आक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा पंक्ति के अंदर कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो निर्माण का उद्देश्य लिखो, पुनर्निर्माण का उद्देश्य गुजरात के आक्रमण से मेवाड़ को बचाने के लिए गुजरात के आक्रमण से मेवाड़ को बचाने के लिए इस दुर्ग में एक राजा की प्रतिमा है जिसका नाम है धारावर्ष। क्या नाम है? वैसे 2-3 राजाओं की प्रतिमा है। एक देवड़ा या चौहान वंश के राजा हुए थे सिरोही के, क्योंकि सिरोही का जो चौहान वंश है वो क्या कहलाता है? देवड़ा। जिसका संस्थापक कौन था? लूम्बा देवड़ा। तो देवड़ा चौहानों में एक राजा हुए थे मानसिंह। कौन है? तो मानसिंह की भी इस दुर्ग में प्रतिमा है। इसके अलावा परमार वंश के राजा धारावर्ष की भी एक प्रतिमा है। और इसके अलावा मेवाड़ महाराणा कुंभा की भी प्रतिमा है। और कुंभा के साथ में उसके पुत्र उदा की भी प्रतिमा है। तो ये 3-4 बड़ी यहां प्रतिमाएं बनी हुई। धारावर्ष जो था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से युद्ध किया था। यहां 3 भैंसों को बींदते हुए दर्शाया गया। किसको? धारावर्ष को। धारावर्ष के हाथ में आपके बाण है
और 3 भैंसे खड़े, और भैंसों का रूप कैसा है? राक्षस रूपी है। कैसा है? और उन तीनों भैंसों को एक साथ मारने का प्रयास कौन कर रहा है? राजा धारावर्ष। तो ये कई बार पूछते हैं कि 3 भैंसों को बीनते हुए जो चित्रण है, जो प्रतिमा बनी हुई है, उसके अंदर बाण चलाने वाला कौन है? राजा धारावर्ष। और ये 3 भैंसे कौन है? हो सकता है दिल्ली के जो तुर्क आक्रमणकारी राजा है उनको या सुल्तानों को प्रतीक रूप में भैंसे के रूप में दर्शाया गया हो, या कोई और उद्देश्य हो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को धारावर्ष ने युद्ध में हराया था। तो लिखिए पहला, राजा धारावर्ष। परमार वंश के इस राजा ने परमार वंश की इस राजा ने दिल्ली सुल्तान परमार वंश की इस राजा ने दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश को युद्ध में हराया को युद्ध में हराया। को युद्ध में हराया। साथ ही इस दुर्ग में धारावृक्ष की ऐसी प्रतिमा है, साथ ही इस दुर्ग में धारावृक्ष की ऐसी प्रतिमा है जिसमें जिसमें राजा को एक बाण से एक साथ राजा को एक बाण से एक साथ 3 राक्षस रूपी भैंसों को बींधते हुए दर्शाया गया है। 3 राक्षस रूपी भैंसों को बींधते हुए दर्शाया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस दुर्ग की। यानी ये दुर्ग रण स्थल के रूप में चर्चित रहा है। समय समय पर इस पर आक्रमण हुए, क्योंकि परमाणु ने बनाया है, फिर नष्ट हुआ है, तो किसी ने किसी आक्रमणकारी ने इसको तोड़ा है। हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान ऐबक ने किया, उसके बाद इल्तुतमिश ने किया, फिर देवड़ा चौहानों ने वापस इसका निर्माण करवाया हो। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया था? महमूद बेगड़ा ने। महमूद बेगड़ा ने इस दुर्ग का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया, और फिर बाद में किसने बनवाया था? मेवाड़ के महाराणा कुंभन। तो अगला पॉइंट लिखिए, महमूद बेगड़ा गुजरात। महमूद बेगड़ा गुजरात। कैसा राजा था ये? जहरीला राजा था। कैसा राजा था? जहरीला। महमूद बेगड़ा गुजरात। इसने अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का प्रयास किया।
धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का प्रयास किया, तो मधुमक्खियों के झुंड ने इसकी सेना को घेर लिया। तो मधुमक्खियों के झुंड ने इसकी सेना को घेर लिया। यह स्थान क्या कहलाया? भंवराथल कहलाया। यह स्थान क्या कहलाया? भंवराथल कहलाया। दुर्ग अपने आप में जब निर्मित हुआ था, या जब ये नया दुर्ग बना था पहली बार, और उसके बाद में इसने अनेक आक्रमण इस दुर्ग ने झेले थे। तो कर्नल टोड ने ये कहा कि जब ये दुर्ग बना था तो वास्तव में बेहद ही मजबूत था, सुदृढ़ प्राचीर थी और अच्छे इसके क्या थे? बुर्ज थे। लेकिन लड़ाई के अंदर दुर्ग का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। यहाँ के सूरवीर योद्धा जो थे वो भी क्या हो गए? शहीद हो गए। अब आज ही यहाँ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? लिखें, दर्शनीय स्थल। पहला है इसके अंदर अचलेश्वर महादेव मंदिर। हमने मंदिर में पढ़ा था, राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है अचलेश्वर महादेव जिसमें शिवलिंग नहीं है। क्या नहीं है? शिवलिंग। भगवान शंकर का मंदिर है, लेकिन किसकी पूजा नहीं होती है? शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। यहां शिवलिंग के स्थान पर ब्रह्म खड्ड, एक खड्डा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? खड्डा। और उसमें किसकी पूजा होती है? शिव के अंगूठे की पूजा होती है। तो लिखें, अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर एकमात्र मंदिर जहां शिवलिंग के स्थान पर ब्रह्म खड्ड है, ब्रह्म खड्ड है, जिसमें शिव के अंगूठे की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शिव के अंगूठे की। फिर एक प्रसिद्ध महल और है जिसका नाम क्या है? ओखा रानी का महल। कौन सा महल है? ओखा रानी का महल। और ओखा रानी का महल किसने बनवाया था? ये भी महाराणा कुंभा ने बनवाया है। ओखा रानी का महल जो किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया है। ओखा रानी का महल महाराणा कुंभा ने बनवाया है। फिर एक प्रसिद्ध झील है। झील क्या है? वैसे तो ये छोटे छोटे दो तालाब थे। एक तालाब का नाम सावन रखा और दूसरे क्या रखा? भादवा। धीरे धीरे बाद में इनका आकार बढ़ाकर इन दोनों को मिला दिया और जॉइंट में नाम क्या रख दिया? सावन भादो झील। अब सावन भादो के नाम से कुछ सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास तौर से सावन भादो के नाम से। हालांकि मैंने जब पहले करवाया है तब भी बताया था
और फिर आपको वापस बता दूं कि सावन भादो झील ये कौन से दुर्ग में है? अचलगढ़ में। कौन से दुर्ग में है? अचलगढ़ में। फिर आपके आएगी सावन भादो प्रतिमा। क्या आएगी? सावन भादो प्रतिमा। ये भी कौन से दुर्ग में है? अचलगढ़ में। फिर आपके आएगा सावन भादो कड़ाही। सावन भादो कड़ाही ये कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। फिर आपके आएगा सावन भादो महल। सावन भादो महल ये कहां पर है? ये है आपके डीग में। और फिर है सावन भादो सिंचाई परियोजना या डैम। सिंचाई परियोजना और ये कहां पर है? ये है आपके कोटा में। कहां पर है? तो सावन भादो से संबंधित ये कुछ मुख्य टर्म्स हैं जो कई बार पूछ लेते हैं। सावन भादो झील और प्रतिमा दोनों कहां है? अचलगढ़ में। सावन भादो कढ़ाई कहां है? देशनोक में। सावन भादो महल कहां है? डीग में। और सावन भादो सिंचाई परियोजना कहां है? कोटा में। तो लिखे इसमें क्या लिखा है? सावन भादो झील। आगे चलें, 4 नंबर में लिखे सावन भादो प्रतिमा। सावन भादो प्रतिमा किसकी है? कुंभा और किसकी? उदा की। उदा कौन था? कुंभा का बड़ा बेटा था जिसने कुंभा की क्या की थी? कहां पर की थी? मामादेव कुंड। कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़। वैसे कुंभलगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के एक भीतर का भाग जिससे क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। अगला लिखिए मंदाकिनी कुंड। लिख दिया। सावन भादो प्रतिमा किसकी है? कुंभा की है। अगला कौन सा कुंड है? मंदाकिनी कुंड। फिर किसकी प्रतिमा है? दुर्सा आढ़ा। कौन था दुर्सा आढ़ा? जानते हो क्या? ये अकबर का दरबारी विद्वान था। किसका था? अकबर का दरबारी विद्वान। लेकिन इसने किसकी प्रशंसा की थी? महाराणा प्रताप की। किसकी की थी? महाराणा प्रताप की। अकबर के दरबार में रहता था। महाराणा प्रताप पर मूल रूप से दुर्सा आढ़ा पाली के थे। महाराणा प्रताप पर इन्होंने एक बहुत ही अविस्मरणीय ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था विरुद्ध छतहरी। यानी क्षत्रिय वंश का अगर कोई सिरमौर है तो वो कौन है? महाराणा प्रताप। फिर है अगला गफूर सागर तालाब। कपूर नहीं है, गफूर है। गफूर सागर तालाब। और इसके बाद में एक मंदिर आता है कुंथुनाथ जैन मंदिर। कुंथुनाथ कुंभा ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। जैन धर्म में 2 शाखाएं। एक कौन सी है? श्वेतांबरी। श्वेतांबरी। और दूसरी कौन सी है? दिगंबरी। दूसरी कौन सी है? दिगंबर। तो ये जो कुंथुनाथ मंदिर है ये कौन सी शाखा का है? दिगंबर। यानी कुंभा ने जैन धर्म के जिस संप्रदाय को संरक्षण दिया वो कौन सा था? दिगंबर था। कुंथुनाथ जैन मंदिर निर्माता कौन है? कुंभा। फिर लिखो मान सिंह की छत्री। ये मान सिंह देवड़ा वंश के शासक थे और इनकी हत्या की थी कल्ला परमार ने।
मानसिंह की छतरी, मानसिंह की छतरी, और अंतिम है खतरे की सूचना देने वाला परमालकालीन बुर्ज। अंतिम लिखो। मानसिंह की छतरी लिख दी क्या? मानसिंह की हत्या किसने की थी? कल्ला परमार ने की थी। खतरे की सूचना देने वाला परमारकालीन, खतरे की सूचना देने वाला परमारकालीन क्या है? बुर्ज है, परमारकालीन बुर्ज। कहां पर है? कहां स्थित है? अचलगढ़ के अंदर स्थित है। तो ये था अपना पहला दुर्ग, कौन सा? अचलगढ़। अचलगढ़ का निर्माण किसने किया था प्रारंभ में? परमार वंश ने। परमार वंश के कौन से राजा को मानते हैं? धारावर्ष को। अचलगढ़ कहाँ स्थित है? सिरोही में। कितनी हाइट पर है? 1380 मीटर। कैसा दुर्ग हो गया? गिरी दुर्ग। पुनर्निर्माता कौन है? मेवाड़ के महाराणा कुंभा। कब बनाया था? 1452 में। प्रसिद्ध राजा यहाँ का कौन हुआ? धारावर्ष। और धारावर्ष के समय आक्रमण किस किस का मिलता है? ऐबक और इल्तुतमिश का। धारावर्ष की कैसी प्रतिमा है? एक बाण से 3 भैंसों को मारने की या बिंदने की प्रतिमा है। फिर किसका अटैक होता? महमूद बेगड़ा का। और बेगड़ा को यहाँ पर किसने घेर लिया था? मधुमक्खियों के झुंड ने। स्थान क्या कहलाया? भंवराथल। उसके बाद में यहाँ दर्शनीय स्थल आते हैं। पहला क्या था? अचलेश्वर महादेव का मंदिर, जिसमें शिव के अंगूठे की पूजा होती है। माता पार्वती की मूर्ति है और किसकी मूर्ति है? नंदी की मूर्ति है। और इसके बाद में यहाँ पर दर्शनीय कौन सा आता है? ओखा रानी का महल, सावन भादो झील, सावन भादो प्रतिमा जो किसकी है? उदा और उसके पिता कुंभा की। मानसिंह की छतरी जिसकी हत्या किसने की थी? कल्ला ने। मंदाकिनी कुंड और खतरे की सूचना देने वाला परमारकालीन बुर्ज। इसके अलावा दुर्सा आढ़ा की प्रतिमा जो किसका दरबारी विद्वान था? अकबर का। और महाराणा प्रताप और चंद्रसेन की प्रशंसा में बहुत कुछ उन्होंने लिखा था। किसने? दुर्सा आढ़ा ने। चलिए अगले दुर्ग की तरफ बढ़ते हैं। और अगला दुर्ग कौन सा है? रणथंबोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? रणथंबोर दुर्ग, जो कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर। इसकी श्रेणी कौन सी है? एरण है। कौन सी श्रेणी है? एरण। तो लिखे रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर और श्रेणी लिखे एरण। श्रेणी लिखे एरण। एरण भी है, गिरी भी है। गिरी से भी हम नकार नहीं सकते। मुख्य श्रेणी कौन सी है? एरण है। एरण के अलावा ऑब्लिक कर दो गिरी और ऑब्लिक कर दो वन। मुख्य श्रेणी कौन सी है? एरण है। एरण के अलावा कौन सी है? गिरी। और इसके अलावा कौन सी है? वन। क्योंकि सघन वन भी है और सघन वनों के साथ में पहाड़ियां हैं। इस रणथंबोर दुर्ग के चारों ओर 7 पहाड़ियां हैं। 7 पहाड़ियों के बीच में एक अंडाकार पहाड़ी है, उसके ऊपर ये दुर्ग स्थित है। तो दूर से ये किला दिखाई नहीं देता है, नजदीक जाने पर ये किला दिखाई। और 7 पहाड़ियां इस दुर्ग की रक्षा प्राचीर के रूप में कार्य करती हैं। दुर्ग पर आक्रमण करना है तो पहाड़ियों को पार करके आक्रमण नहीं कर सकते। आक्रमण का रास्ता एक ही है, जो दुर्ग के बीच में आपके पहाड़ियों के बीच में जो नाल या घाटियां बनी हुई है, छोटे छोटे दर्रे बने हुए,
उन दर्रों के माध्यम से जो है यहां आक्रमण किया जा सकता है। इसीलिए अबुल फजल ने कहा कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि ने तो ये हाथों से बना है, ने ही मिट्टी के गारे से बना है। ने तो ये हाथों से बना है, न ही मिट्टी के गारे से बना है। ये तो सपनों का किला है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो कौन सा है? रणथंबोर का दुर्ग है। तो श्रेणी कैसी है? एरण है। अब इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में अलग अलग बातें आएगी। कहते हैं कि दो भाई थे, एक का नाम था जयंत और एक का नाम था रणधीर। ये दोनों भाई शिकार खेलने के लिए गए थे। चौहान वंश के राजकुमार थे। कौन से वंश के राजकुमार थे? चौहान वंश के। कौन? जयंत और रणधीर। चौहान वंश के ये नन्हे मुन्ने राजकुमार जो है वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और वहां एक पहाड़ी पर इनको एक ऋषि मिलते हैं, जिनका नाम क्या था? पद्म ऋषि। क्या नाम था? तो ये खेलते खेलते उनकी कुटिया तक पहुंच जाते हैं। पद्म ऋषि के पास में जयंत और रणधीर बैठे थे। इतने में बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। एक तरफ शेर की दहाड़, तो दूसरी तरफ बकरी का जो है मिनमिनाना। बकरी और शेर ये आपस में जो है आमने सामने थे। इन्होंने ध्यान से देखा कि बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उससे शेर खाना चाहता है, और बकरी अपने बच्चे को बचाने के लिए किससे लड़ रही है? शेर से लड़ रही है। तो पद्म ऋषि ने दोनों राजकुमारों से कहा, यह धरती पावन है, क्योंकि यहां पर एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ रही, तो इस धरती में ताकत कितनी है। अगर तुम राज्य की स्थापना करो तो इसी स्थान पर करना। तो इन दोनों भाइयों ने उस स्थान पर राज्य की स्थापना की, और दो पहाड़ियों के बीच में की। एक पहाड़ी का नाम है रण और एक का नाम है थंब। एक पहाड़ी का नाम क्या है? रण। एक पहाड़ी का नाम क्या है? थंब। अब देखिए, जिस पहाड़ी पर दुर्ग स्थित है उस पहाड़ी का नाम क्या है? थंब है। क्या नाम है? और जो पहाड़ी दुर्ग के नीचे है उसका नाम क्या है? रण है। क्या नाम है? और इन दोनों को मिलाकर थंब का मतलब होता है स्तंभ। क्या होता है? थंब का मतलब क्या होता है? स्तंभ। क्या होता है? और इन दोनों को मिलाकर जो है मूल शब्द बन गया था रण स्तंभपुर। क्या बन गया था? लिखा होगा शायद कहीं, यहां लिखा है नामकरण में। देखिए, रण स्तंभपुर। हमीर रासो के अनुसार मूल नाम क्या है? रण स्तंभपुर। ये यहीं से निकल कर आया। दो पहाड़ियां, पहली पहाड़ी का नाम क्या है? रण है। दूसरी का नाम क्या है? थंब है। थंब वो पहाड़ी है जिस पर दुर्ग स्थित है, और रण वो पहाड़ी है जो बिल्कुल दुर्ग के नीचे वाले ढाल में है। दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? रण स्तंभपुर। और यही बात किसने कही? हमीर रासो ने। लेकिन यहां पर जहांगीर नामा, जो किसकी रचना है? जहांगीर की। किसकी है? जहांगीर नामा के अंदर कहा कि ऋण और थंब पहाड़ियों के आधार पर यह नामकरण हुआ है। इसने रण की जगह क्या लिखा है? ऋण लिखा है, और दूसरा नाम क्या है? वापस थंब आया। तो कई बार पूछते हैं कि रणथंबोर का वास्तविक नाम हमीर रासो के हिसाब से क्या था? रटने की जरूरत नहीं, रट्टा मारते हैं रण स्तंभपुर, ढिंगड़ा पूछड़ा, वहां जाकर उल्टा करके आते हैं। तो पहले शब्द को समझे कि दो पहाड़ियां कौन कौन सी है? एक रण है, दूसरी कौन सी है? थंब। रण कैसी पहाड़ी है? नीची। और थंब कैसी पहाड़ी है? ऊंची। कौन सी पहाड़ी पर किला बना हुआ है? थंब पहाड़ी पर किला बना हुआ है। और दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बनाया? रण स्तंभपुर, और जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? रणथंबोर। तो लिखिए, रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर। श्रेणी आपने लिख दी होगी। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? एरण है। कौन सी है? एरण है। दूसरी कौन सी है? गिरी है। तीसरी कौन सी है? वन है। निर्माता लिखे, जयंत व रणधीर।
मूल निर्माता जयंत व रणधीर चौहान। रणधीर चौहान। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये नहीं। निर्माता कौन है, जेता या महेश ठाकुर है। अगला देखो, जेता या महेश ठाकुर है। पहले कौन है, जयंत वे रणधीर। दूसरा नाम किसका मिलता है? जेता। रणथनदेव में नहीं लिखे, आप सीधा लिखे महेश ठाकुर। जेता या महेश ठाकुर। महेश ठाकुर लिख दिया क्या? आगे लिखे, निर्माण में आशीर्वाद पद्म ऋषि। किसने आशीर्वाद दिया था? पद्म ऋषि ने। हाँ हाँ, जब किला बनाया गया था तब आशीर्वाद, किसके आशीर्वाद से किला बना है? हाँ, निर्माण आशीर्वाद। बिना आशीर्वाद के कुछ होता है क्या? तो फिर पद्म ऋषि। आगे लिख दो, हमीर राजसो ग्रंथ के अनुसार, हमीर राजसो ग्रंथ के अनुसार क्या नाम था? मूल नाम रण स्तंभपुर था। मूल नाम रण स्तंभपुर था। क्या था मूल नाम? रण स्तंभपुर था। हो गया? ठीक है। अब जरा आप थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करें। रणथंभौर की कुछ प्रमुख शासकों की जानकारी आएगी, साथ में अन्य घटनाक्रम भी इसमें होगा। तो हेडिंग डालें, ऐतिहासिक घटनाक्रम। कौन सा घटनाक्रम है? ऐतिहासिक घटनाक्रम। रणथंभौर दुर्ग में लिखना। पहला नाम लिखो गोविंदराज। ये रणथंभौर के चौहान वंश का क्या है? संस्थापक। हाँ, गोविंद राज, केवल गोविंद नहीं है। हाँ, नहीं हो सकता तेरा पुनर्जन्म हो। हाँ बिल्कुल, इतिहास के अंदर कई पुनर्जन्म हुए हैं। नहीं होगा तो आत्मा भटकेगी, भानगढ़ में जैसे भी भटक रही है। हाँ, गोविंद राज ये रणथंभौर के चौहान वंश का कौन था? संस्थापक। इसके बाद में रणथंभौर के चौहान वंश में शासक आता वीर नारायण। कौन आता है? और इल्तुतमिश ने इससे जहर देकर क्या कर दी? हत्या। जो तुर्क सुल्तान थे ना, चाहे इल्तुतमिश हो, बलबन हो, इसके अलावा ऐबक हो, इसके अलावा रजिया,
जो सुल्तान बनी थी, पहली महिला सुल्तान, जिसको दिल्ली की जनता ने हिंदुस्तान का जो है शासक बनाने में सहायता की थी, तो इन सभी ने रणथंबोर पर कब्जा करने का प्रयास किया। क्योंकि रणथंबोर की जो लोकेशन है वो काफी हद तक मालवा और गुजरात इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थी व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से, इसलिए रणथंबोर पर ये कब्जा करना चाहते थे। वीर नारायण इल्तुतमिश ने इससे जहर देकर हत्या की, दिल्ली बुलाया। गोविंदराज, हालांकि इनका जो है अधीनस्थ शासक था गोविंदराज, अजमेर के पृथ्वीराज का पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय की हत्या के बाद गोविंदराज को रणथंबोर दिया गया तुर्कों के द्वारा, ठीक है। लेकिन गोविंदराज की मृत्यु के बाद वीर नारायण ने बगावत करनी शुरू कर दी, तो इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली बुलाया समझाने के लिए, लेकिन वीर नारायण नहीं समझे और इसी कारण इल्तुतमिश ने इन्हें खाने में जहर मिलाकर दे दिया। उसके बाद में शासक कौन बने? वाघभट्ट। और वाघभट्ट ने रजिया सुल्तान की सेना को क्या किया? हराया। वाघभट्ट रणथंबोर की चौहान वंश का पहला बड़ा शक्तिशाली शासक हुआ है। लिख दीजिए, वाघभट्ट रजिया सुल्तान की सेना को हराया। क्या हुआ? वीर नारायण लिखा नहीं क्या आपने? लिखो पहले, वीर नारायण इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली बुलाकर जहर दिया। इल्तुतमिश ने इससे दिल्ली बुलाकर जहर दिया। हाँ, तो ऐसे किसी के बुलाने पर दिल्ली नहीं जाना चाहिए। सीख है। हाँ, क्या बात है। बुलाती है पर जाने का, मगर जाने का नहीं। बिल्कुल सही कहा था। किस शायर ने कहा था ये? है? नहीं, राहत इंदौरी ने कहा। हाँ हाँ, इंदौर के शायर अभी एक्सपायर हो चुके हैं। राहत इंदौरी बड़े शायर हुए थे, उन्होंने कहा था ये बात है। नहीं, बड़े शानदार शायर हुए थे। क्या कहा था? बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिल्कुल सही कहा था। हाँ, लोग चले जाते हैं बुलाने पर। ये भी गए थे, वीर नारायण जी वापस लौटकर नहीं आए, तो हर किसी के बुलाने पर नहीं जाना चाहिए। वाघभट्ट रजिया सुल्तान की सेना को हराया था। वाघभट्ट ने किसको हराया था? रजिया सुल्तान की सेना को हराया था। अब यहां पर एक बड़ी बात आती है कि रणथंबोर के पहले शासक जिन्होंने तुर्कों की सेना का घमंड चूर चूर किया, वो कौन थे? वाघभट्ट थे। ऐसा नहीं कि ये रजिया से लड़े थे, रजिया तो आई नहीं थी, रजिया की सेना आई थी। वैसे भी राजपूत अपने महिला से फेस टू फेस लड़ते नहीं, धर्म ही नहीं है अपना, ठीक है। हाँ, जेतर सिंह या जयसिम्हा 32 वर्ष की आयु, 32 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और इसी जेतर सिंह का बेटा कौन हुआ था? हमीर हुआ था। कौन हुआ था? हटी हमीर। कौन हुआ था? हटी हमीर। तो हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी रणथंबोर दुर्ग के अंदर। तो लिख दो लास्ट लाइन। क्या हटाऊं? ये लो, ये लो। कोई सावन की घटा थोड़ी जो हटा। जेतर सिंह या जयसिम्हा 32 वर्ष शासन किया। ये हटी हमीर के पिता थे। यह हटी हमीर के पिता थे। काफी दिनों से लिख रहे हो कि ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोई डॉक्टर की पर्ची लिख रहे हैं दवाइयों की। लिखना भूल गए ना, ऐसी बात है क्या? ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया।
हाँ, चले आगे। किसकी बात होगी? हटी हमीर की। अब धीरे धीरे इस गुलाम वंश के शासन में एक नया राजवंश आएगा। कौन सा राजवंश? खिलजी राजवंश। कौन सा राजवंश आएगा? और खिलजी राजवंश के जो शासक हैं उनके द्वारा, और खिलजी वंश के बाद में मुगल वंश, बीच में सूर वंश, और फिर कुछ गुजरात के शासक, और रणथंबोर के किले का इतिहास बदलता रहेगा। अब हम जरा घटनाक्रम को सीक्वेंस से लेते हैं। कहां से? हटी हमीर से। हेडिंग डाल दीजिए, प्रमुख घटनाक्रम व आक्रमणकारी। प्रमुख घटनाक्रम व आक्रमणकारी, इसमें काफी कुछ नए आएंगे। हाँ, सुनो, प्रमुख आक्रमणकारी, आपके सामने कुछ नाम है, कुछ नई घटनाएं, काफी कुछ सुनने को मिलेगा। पहले आक्रमणकारी है जलालुद्दीन खिलजी। हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत काल में खिलजी राजवंश की स्थापना जिस बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा की गई थी वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वृद्धावस्था में शासक बने थे, लेकिन राजा बनने के बाद में इनमें जोश आया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और खास तौर से मालवा के व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने रणथंबोर विजय का अभियान प्रारंभ किया। और रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए 3 अभियान संचालित किए। पहला 1290 में, दूसरा 1291 में, और तीसरा 1292 में। जलालुद्दीन खिलजी ने पहली बार 1290 में एक छोटी सी सेना भेजी थी रणथंबोर के शासक हटी हमीर के विरुद्ध, लेकिन रणथंबोर का एक रक्षक दुर्ग या सहाय दुर्ग हुआ करता था जिसका नाम था झाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? झाइन दुर्ग। अब यहां पर जलालुद्दीन खिलजी की जो सेना गई 1290 में, वो इस दुर्ग तक भी नहीं पहुंच पाई थी। दूसरी बार उन्होंने थोड़ी और बटालियन बड़ी करके भेजी। दूसरी बार वाली भी 1291 में गई और झाइन दुर्ग तक नहीं पहुंच पाई। जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा छोटी सी रियासत है, छोटा सा किला है, उसको जीतने में इतना जोर आ रहा है तो आगे तो पता नहीं कितना जोर आएगा। तो जलालुद्दीन खिलजी स्वयं अपनी सेना लेकर आगे बढ़ते हैं और 1292 के अंदर झाइन पर अटैक करते हैं। किस पर अटैक करते हैं? झाइन पर। और इस समय झाइन दुर्ग का रक्षक था गुरुदास सैनी। क्या नाम था? गुरुदास सैनी नाम था। क्या नाम था? गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी और जलालुद्दीन खिलजी की सेना के बीच में बड़ा युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर गुरुदास सैनी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और जलालुद्दीन खिलजी बुढ़ापे में जंग जीत जाते हैं। 82 साल की उम्र में डोकरा युद्ध जीत गया तो फिर कहना ही क्या। हाँ, अब बहुत ज्यादा जोश आ गया और कहा इस बार तो फतेह करना है। कौन सा? रणथंबोर, उसको छोड़ना नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी सेना को रणथंबोर के लिए रवाना कर दिया और जो विशाल दर्रा है, क्योंकि वहां पर रणथंबोर पहुंचना है, रणथंबोर जिस पहाड़ी पर, उस पहाड़ी की आकृति किसी अंडे के जैसी और चारों ओर 7 पहाड़ियां हैं
तो ऐसी स्थिति में पहाड़ी को लांघकर तो सेना का जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पहले से वो पहाड़ियों पर तैयार थे। तो इन्होंने रास्ता चुना किसका? खाई का या नाल का या फिर दर्रे का। सेना लेकर आगे बढ़ते गए कौन? जलालुद्दीन खिलजी। उस दर्रे को हिंदू वाट का दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू वाट का दर्रा कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदू वाट दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उससे? हिंदू वाट दर्रा। बड़ी विशाल सेना थी, और जिस समय ये जाइन की जंग हुई थी, कहते हैं कि हटी हमीर जो है वो मुनि व्रत धारण किए हुए बैठे थे। कौन सा व्रत? मुनि व्रत, ठीक है ना। मौन व्रत जो है वो धारण करके बैठे थे। कौन? हटी हमीर, पूजा पाठ कर रहे थे। तो जो सहायक थे, सेनापति वगैरह थे, उन्होंने सोचा कि हमीर को डिस्टर्ब करना भी अच्छी बात नहीं राजा जी को, ये छोटा मोटा काम तो हम ही संभाल लेंगे। क्या हुआ? गुरुदास सैनी शहीद हो गए। तो कहा आने दीजिए किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। अब जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस दुर्ग में छोटे छोटे बहुत सारे तालाब है, पहाड़ी एरिया है, और पानी जो है तालाबों में लबालब भर जाता था वर्षा के मौसम में, और साल 2 साल 3 साल तक भी ये तालाब खाली नहीं होते। जब इन पर चादर चलती तो इस दर्रे के माध्यम से पानी जो है किले से बाहर निकल जाता। इन सभी तालाबों के गेट बनाए हुए, मोरियां बनाई हुई, नीचे बड़े बड़े नाले लगाए हुए थे। तो अमीर के जो सेनापति थे, उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि कोई तलवार, कोई बर्छी, भाला उठाने की जरूरत नहीं है, अपने तो तालाबों के गेट खोल दो, और सबकी मत खोलना, नहीं तो प्यासे मरेंगे, 3-4 के खोल दो। अब पहाड़ी एरिया, पानी सोखता है नहीं। बड़े बड़े तालाब जैसे सुख सागर, जंगली सागर, मलिक सागर, और ये सभी सागरों के जब तालाब खोले तो एक महासागर बन गया वहां पर। और उस हिंदू वाट के दर्रे में लगभग 30-35 फीट की हाइट पर क्या चलने लगा? पानी चलने लगा। अब पानी जब चलता है ना तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है जब हाइट में चलता है, और उसकी आवाज कई कई कोस तक सुनाई देती है, ठीक है ना। हाँ, मतलब 15-20 किलोमीटर तक पानी की आवाज जो है वो आसानी से सुनाई देती है। लेकिन उधर भी घोड़े, हाथी बहुत सारे थे, तो उनकी आवाजों के अंदर पानी की आवाज दब गई। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सलाहकार अहमद चब से कहा, खैर मेरे कान बज रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी आ रहा है। कहा यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। कहाँ है पानी? ये अपने तो घोड़ों की टापों की, जो हाथी है उनके कदमों की जो चिंगाड़ है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। किलोमीटर भर आगे चले, इतने में उफान आया, और उफान के अंदर सेना का अधिकांश भाग बह गया। बड़ी मुश्किल से जलालुद्दीन खिलजी के प्राण बचे और खाई के किनारे पर आकर बैठ गए। अपने सलाहकार से कहने लगे, मैंने कहा था ना पानी आ रहा है। कहा जी हमें इतना अनुभव कहाँ है, अगर हमें अनुभव होता तो आज हमारा ये हश्र नहीं होता। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आज ही दिल्ली जाता हूं और 1 लाख की बड़ी सेना लेकर आता हूं। जलालुद्दीन ने कहा बैठ जा, क्या करेगा तू? पहले तूने पता नहीं कितनी माओ की गोद सुनी करवा दी है, कितनी महिलाओं का सुहाग मिटा दिया है, और कितनी बहनों की जो है राखी की कलाई को हमने यहां पर खो दिया है। अब ऐसी लड़ाई अपने को नहीं लड़नी। 1-1.25 लाख तो ऐसे इसमें मर गए, बच्चों कुछों को और मराएगा क्या तू? यहाँ नहीं करना। काजी किला जितना कर छोड़, ऐसे 10 किले में मुसलमान की एक बहाल के बराबर नहीं समझता। अब करे तो क्या करे, कुछ तो संतुष्टि करनी पड़ेगी ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो कुछ हाथ नहीं लगे, तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपने साथियों से कहा कि मैं ऐसे 10 किले मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। हम लोग वापस कहाँ चलते हैं? दिल्ली चलते हैं। तो ये दिल्ली जाएंगे, पहले ये लाइन लिख दो आप, जितनी लिखवा रखी है उतनी लिख दो एक बार। आगे
हम और लिखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण 1290, 91, 1292, तीनों ही क्या है, असफल है। 3 बार एग्जाम दिए तीनों ने। हाँ, लेकिन तीनों में क्या हो गए, फेल हो गए। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। लिख दिया क्या, हाँ जी। इसके बाद अटैक किसका होगा, अलाउद्दीन खिलजी का। कौन है, जलालुद्दीन का वैसे भतीजा भी है और रिश्ते में जवाई भी है, ठीक है। 1301 में, और ये रणथंभौर का क्या कहलाएगा, पहला साका। अब इसकी हम विस्तृत बात करेंगे, एक बार थोड़ा क्रम लिख दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1301 में, प्रथम साका। हाँ जी, क्योंकि जो काम ससुर नहीं कर पाए उसको करने की जिद ठान ली किसने, जवाई ने। हाँ, क्योंकि ससुर को वचन दिया था। हालांकि ये अलग बात है कि इन्होंने ही अपने ससुर को सल्टाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मौत की घाट उतारा था। कड़ा गांव है यूपी के अंदर, वहां पर ये मिले थे जवाई और ससुर। तो ससुर जी को कड़ा के अंदर इन्होंने मार डाला अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के शहंशाह बन बैठे। क्यों मारा, कुछ कहते हैं, अब इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि रणथंभौर पर 3 बार आक्रमण किया, जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाए, अलाउद्दीन खिलजी को ये हार पची नहीं, इस कारण अपने ससुर को मार दिया। कुछ कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत से बहुत सारा धन लूटा था, जलालुद्दीन खिलजी ने उसका हिस्सा मांगा कि भाई हिसाब ला कर दो मुझे, खजाने की जो राशि वो खजाने में जमा करवाओ। तो उस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया। कुल मिलाकर जो भी हो कारण, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मार डाला और हिंदुस्तान के क्या बन गए, शहंशाह। और यही दिल्ली का पहला शासक होगा जो आपके रणथंभौर पर क्या करेगा, अधिकार करेगा। अब यहां पर थोड़ा गैप आ जाता है, 1300 से लगभग कितने साल का, 200 साल का गैप आ जाता है, 225 साल का गैप। अब इस गैप के अंदर अगर हम देखें 1533 के आसपास, इससे पहले, तो यहां पर उसके बाद में ये मुगल वंश के अंडर में आने से पहले वापस इस पर कब्जा करेंगे कुंभा। कौन करेंगे, कुंभा, यानी मेवाड़ का सिसोदिया वंश जो है इस पर कब्जा करेगा। फिर ये सांगा वगैरह जो है इनके पास में ये किला रहेगा। अब सांगा क्या करेगा, मेवाड़ के महाराणा जो सांगा जी है, सांगा, वो ये किला देंगे अपनी रानी कर्मावती को। किसको देंगे, कर्मावती को। किसको देंगे, कर्मावती को। और कर्मावती के 2 लड़के थे, बड़ा लड़का कौन था, विक्रमादित्य, छोटा कौन था, उदय सिंह। तो ये किला किसको मिला था, विक्रमादित्य को मिला था, क्योंकि सांगा का सबसे बड़ा पुत्र कौन था, भोजराज। कौन था, और भोजराज को ये किला मिलना चाहिए कौन सा, चित्तौड़ का। लेकिन भोजराज की पहले क्या हो जाती है, मृत्यु। भोजराज जो मीरा के पति थे। और भोजराज के बाद में सांगा का बड़ा लड़का कौन हुआ, रतन सिंह। कौन हुआ था, रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में कौन होगा, विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद में कौन होगा, उदय सिंह होगा। तो अब रतन सिंह को क्या मिलेगा, चित्तौड़ का किला मिलेगा। क्या मिलेगा, और इधर विक्रमादित्य को कौन सा मिलेगा, रणथंभौर का। तो विक्रमादित्य किसके पास, विक्रमादित्य के पास में कौन सा किला रहेगा, रणथंभौर का। लेकिन संयोग से रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है और विक्रमादित्य चित्तौड़ का शासक बन जाता, उसके पास में रणथंभौर का भी किला
रहता है। अब उसी समय गुजरात का शासक बहादुर शाह आक्रमण करता है 1533, 34 और 35, ये 3 साल है। 33 में अभियान शुरू करेगा, 34 में आक्रमण करेगा पहला, और 34 के लास्ट में सेकंड आक्रमण करके 35 में कब्जा कर लेगा। तो बहादुर शाह जो गुजरात के शासक है, उन्होंने पहला अभियान 1533 में किया, दूसरा 1534 में किया। तो जब पहली बार आक्रमण करने के लिए बहादुर शाह आए, तो हाड़ी रानी कर्मावती ने चित्तौड़ को बचाने के लिए रणथंभौर का किला जो उसके पास में था, वो किसको दे दिया? बहादुर शाह को। हालांकि हाड़ी रानी कर्मावती ने अपनी सहायता के लिए चंद्रसेन को बुलाया था, सॉरी मालदेव को। किसको बुलाया था? मालदेव को बुलाया था, जो 52 युद्धों में हसमत वाले राजा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन मालदेव जब तक चित्तौड़ पहुंचे, तब तक हाड़ी रानी कर्मावती और बहादुर शाह के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। और उस समझौते के तहत हाड़ी रानी कर्मावती ने रणथंभौर का किला किसको दे दिया था? बहादुर शाह को दे दिया। और इस बात से मालदेव काफी नाराज हुए थे, क्योंकि हिंदुस्तान में उस जमाने में मालदेव के टक्कर का कोई राजा नहीं था। चलिए लिखिए, कौन सी बात लिखी राष्ट्र आपने? हैं? हाँ, फिर लिख दो। बहादुर शाह गुजरात 1533, बहादुर शाह गुजरात 1533। फिर लिख दो शेरशाह सूरी 1542, और फिर लिख दो अकबर 1569, 1569। शेरशाह सूरी को किला सुपुर्द करेंगे उदय सिंह, और अकबर ये किला किससे लेंगे? सुरजन हाड़ा से लेंगे। किससे लेंगे? सुरजन हाड़ा से। किससे लेंगे? सुरजन हाड़ा से लेंगे।